नमस्कार, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग ने झारखंड का चैप्टर स्टार्ट किया है, झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और झारखंड के सिलसिलेवार सारे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट में शेयर करना ना भूलें। ये सभी आपके जीएसएससी, जेपीएससी, आपके झारखंड की किसी भी आने वाली नियुक्तियों में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पार्ट 1 भाग 1 में बताया था कि झारखंड का इतिहास कैसे शुरू हुआ और झारखंड के इतिहास के बारे में जैसे जैसे हम लोगों ने चर्चा किया। इसके बाद हम लोग का जो अब है भाग 2 में आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा। 3 भाग क्या क्या है? तो 3 भाग में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अगर हम बात करें झारखंड के इतिहास में पूरा पाषाण काल की, झारखंड के इतिहास में पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल की जो हमें कुछ तथ्य, एविडेंस, पुरातात्विक स्रोत जो मिला है वो कहां से मिली है? तो हमें मिली है हजारीबाग के इसको से एवं उसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से। हजारीबाग के विभिन्न जिलों के क्षेत्र से, जो हजारीबाग जिले के क्षेत्र हैं वहां से हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। जैसे आपका इसको हो गया, सरैया हो गया, रहम हो गया, देहांगी हो गया, है ना। जब 1991 में जब उसका उत्खनन किया गया, कब उत्खनन किया गया था? 1991 में, 1991 में इसका उत्खनन हुआ था। ठीक है, तो 1991 में जो उत्खनन हुआ था वहां से पूरा पाषाण कालीन क्या मिला? तो चित्रकारी मिला था। पूरा पाषाण कालीन, पूरा पाषाण कालीन क्या क्या मिला था? तो पूरा पाषाण कालीन चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं, उपकरण के प्रमाण मिले हैं, भूल भुलैया की आकृति मिली है, गुफा मिला है, अंतरिक्ष मिले हैं, जहाज मिले हैं और नक्षत्र, जिसको नक्षत्र बोलते हैं, उसके चित्र पाए गए हैं। कहां से मिले? तो हजारीबाग के आसपास वाले क्षेत्र से पाए गए हैं। पूरा पाषाण कालीन चित्रकारी मिला है, चित्रकारी मिला है, गुफा मिला है। ठीक है, इसके बाद उपकरण प्राप्त हुआ है, उपकरण आदि प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ ये? तो हजारीबाग, हजारीबाग जिले के आसपास के इलाके से, ठीक है। तो ये पता चल गया पूरा पाषाण काल का कहां से मिला है? तो आपके हजारीबाग जिले के आसपास के क्षेत्र है, जैसे इसको हो गया, रहमी हो गया, देहांगी हो गया, सरैया हो गया, है ना। यहां से 1991 में जब उत्खनन हुआ तो वहीं से ये सारी चीजें मिला है। चित्रकारी मिला है, गुफा मिला है, उपकरण मिला है, अंतरिक्ष हो गया, जहाज का हो गया, नक्षत्र का हो गया, जिसका चित्रकारी मिला है। अब हम लोग आ जाते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल का टेन्योर कौन सा है? मध्य पाषाण काल का जो टेन्योर है तो 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व, 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। इसका जो टेन्योर है, मध्य पाषाण काल का जो टेन्योर है वो 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इसका जो प्रमाण है गढ़वा के भवनाथपुर, गढ़वा के भवनाथपुर से मिला है, झरवार से मिला है, हाथीगाय से मिला है, बालूगारा से मिला है एवं नकगढ़ से मिला है। ठीक है, नकगढ़ से मिला है। इसमें यहां पर जब उत्खनन कराया गया आपका गढ़वा जिले में, भवनाथपुर के आसपास के जो इलाके हैं वहां से जब उत्खनन कराया गया तो मध्य पाषाण काल के क्या मिले? तो वहां से अनेक
पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए हैं? पाषाण उपकरण। कहां से मिले हैं? तो गढ़वा जिले में मिले हैं। गढ़वा जिले। कहां पे? गढ़वा जिले के भवनाथपुर, भवनाथपुर, हाथीगाय, बालूगारा, नकगढ़। ठीक है, इन सारे जगहों से, भवनाथपुर हो गया, हाथीगाय हो गया, बालूगारा हो गया, नकगढ़ हो गया, यहां से क्या मिले हैं? बहुत सारे पाषाण उपकरण। क्या प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। पाषाण उपकरण। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल का टेन्योर कब से कब तक रहा है, ऐसा माना जाता है कि 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक को हम लोग मध्य पाषाण काल के टेन्योर मानते हैं झारखंड में। साथ ही ये गढ़वा जिले में इसका उत्खनन से हमें क्या प्राप्त हुआ? गढ़वा जिले के भवनाथपुर हो गया, हाथीगाय हो गया, बालोगरा हो गया, नकगढ़ हो गया, है ना। तो इन सारे जगहों से हमें पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ। अगर पूछा जाए कि मध्य पाषाण कालीन वो पाषाण उपकरण कहां से प्राप्त हुआ है, तो आपका गढ़वा जिले के जो भी आपका ऑप्शन होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक चीज और था, झरवार था। झरवार, ठीक है, झरवार, नकगढ़, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब नवपाषाण काल की ओर। नवपाषाण काल कब से कब को माना जाता है? तो नवपाषाण काल जो है वो 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक को माना जाता है। 3000 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, पुरातात्विक वेत्ता जो थे, कौन? पुरातात्विक वेत्ता जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था, शायद आप लोग याद होगा, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था, बोरमैन। क्या नाम था? बोरमैन। तो बोरमैन ने किताब लिखा था, ठीक है, उसमें उन्होंने 12 प्रकार के हस्त कुठार के बारे में बताया था। 12 प्रकार का हस्त कुठार। तो 12 प्रकार का हस्त कुठार किस किताब में लिखा हुआ है बोरमैन के? तो बोरमैन का जो किताब है द नियोलिथिक पैटेंट इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इस किताब के माध्यम से हमें पता चलता है कि झारखंड में जो नवपाषाण काल का जो टेन्योर है वो 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक के बीच में रहा, और इसमें 12 प्रकार के हस्त कुठार का प्रमाण हमें मिला है। तो चलिए इसको हम लोग केवल लिख लेते हैं। नवपाषाण काल कब से है? तो 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व इसका टेन्योर माना जाता है। इसकी खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो बोरमैन। किसने? बोरमैन ने निभाया था। बोरमैन, उनका एक किताब है। क्या किताब है? किताब का नाम क्या है? द नियोलिथिक पैटेंट ऑफ प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, द नियोलिथिक पैटेंट ऑफ द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस किताब के माध्यम से हमें 12 प्रकार के हस्त कुठार का प्रमाण मिलता है जो नवपाषाण कालीन थे। कितने प्रकार का? तो 12 प्रकार के हस्त कुठार। ठीक है, इसका प्रमाण इसी किताब के थ्रू से हम लोग को मिलता है। द नियोलिथिक पैटेंट ऑफ द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो बोरमैन के द्वारा लिखा गया था, नवपाषाण कालीन है। और नवपाषाण कालीन का जो टेन्योर है वो 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक के बीच में रखा जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। हम लोग झारखंड के हर चैप्टर को, पूरा झारखंड का जो सामान्य ज्ञान है, झारखंड का हिस्ट्री,
झारखंड के जो आपके आर्ट एंड कल्चर सभी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप हमारे वीडियोस के साथ बने रहें, लगातार हमारे क्लासेस को देखते रहें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए, अब जो है हम लोगों का नवपाषाण काल है। तो नवपाषाण काल को झारखंड में दो भागों में बांटा गया, है। ठीक है, नवपाषाण काल को भारत में, झारखंड में दो चरणों में व्यक्त किया। प्रथम चरण 3000 ईस्वी, प्रथम चरण इसके आसपास है, 3000 के आसपास हो गया प्रथम चरण। नवपाषाण को दो चरणों में बांटा गया है। तो प्रथम चरण 3000 ईस्वी पूर्व, और द्वितीय चरण जो है वो 1500 ईस्वी के आसपास, 3000 ईस्वी के आसपास और 1500 ईस्वी, ये प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो जो द्वितीय चरण है, तो द्वितीय चरण में मुंडाओं का आगमन झारखंड में होता है। द्वितीय चरण में मतलब 1500 ईस्वी के आसपास जो है मुंडाओं का आगमन कहां पे होता है? झारखंड में होता है। ये कौन है? तो ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, नवपाषाण संस्कृति के द्वितीय चरण में इस मुंडा जनजाति अर्थात प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट का आगमन झारखंड में हुआ। कब हुआ? द्वितीय चरण में। यहीं पे क्या होता है? द्वितीय चरण में, तो द्वितीय चरण में मुंडाओं का आगमन, मुंडा जनजाति का आगमन झारखंड में होता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मतलब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट का जो आगमन है वो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में झारखंड में हुआ है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। द्वितीय चरण, तो दो चरण में नवपाषाण को बांटा गया था। प्रथम चरण 3000 ईस्वी के आसपास और ईस्वी पूर्व के आसपास, और जो द्वितीय चरण है वो 1500 ईस्वी के आसपास। तो 1500 ईस्वी के आसपास ही मुंडा जनजाति का आगमन जो है वो झारखंड में होता है। ठीक है, अब प्रमुख पाषाणकालीन स्थल को हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख पाषाणकालीन स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हो गया पूरा पाषाण काल। सबसे पहले यहां टॉपिक देते हैं पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल का स्थल कौन सा है? स्थल कौन सा है? तो हजारीबाग के आसपास के क्षेत्र जो है, हजारीबाग जिले में सभी हजारीबाग के आसपास है लगभग। इसको हो गया, इसको सरैया, दिहांगी, देहोंगी, इसको सरैया, दिहांगी, और क्या है? रहम। ये सारे कहां पे? ये सारे हजारीबाग में है। हजारीबाग क्षेत्र के हैं। और इसी में हम लोग को और जगह झरिया और बोकारो में भी पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। झरिया और बोकारो कहां मिला है? तो झरिया और बोकारो में भी आपका पूरा पाषाण काल का जो है प्रमाण साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? तो मिले हैं हमें यहां से पत्थर की कुल्हाड़ी मिला है। ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ी। इसके बाद क्या हो जाएगा? भाला, पत्थर के ही भाला है। भाला किसके है? पत्थर के ही है। कुल्हाड़ी, भाला, और क्या? पत्थर के अनगढ़े उपकरण।
पत्थर के अनगढ़े उपकरण, क्योंकि ये तो पूरा पाषाण काल था, सब तो पत्थर का ही बना होगा, है ना। तो ये जो पूरा पाषाण काल में हमें मुख्य जगह जो इसको हो गया, सरैया हो गया, दिहांगी हो गया, रहम हो गया, ये हजारीबाग क्षेत्र में पड़ता है ये, ठीक है। और इस झरिया और बोकारो में भी इसका प्रमाण मिला है। तो क्या क्या मिला है, तो पत्थर की कुल्हाड़ी मिला है, भाला मिला है, पत्थर की भाला, और पत्थर के अनगढ़े उपकरण मिला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। अब आगे बढ़ जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का प्रमाण कहां कहां से मिला है, तो भवनाथपुर, गढ़वा में जो है भवनाथपुर में मिला है। और कहां मिला है, तो झरवार में मिला है, झरवार, नकगढ़, झरवार के बाद नकगढ़, ठीक है। यहां से क्या मिला है, यहां से मिला है आपका, अगर हम कहें तो इसको बोला जाता है माइक्रोलिथ उपकरण। क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथ उपकरण, माइक्रोलिथ उपकरण, ठीक है। ये किस एरिया में पड़ता है, गढ़वा जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है, तो गढ़वा में, ठीक। तो मध्य पाषाण काल जो है, तो मध्य पाषाण काल में भवनाथपुर हो गया, झरवार हो गया, नकगढ़ हो गया, तो इन सारे एरिया से क्या मिला है, इसमें इस एरिया से माइक्रोलिथ उपकरण मिला है। क्या मिला है, माइक्रोलिथ उपकरण मिला है मध्य पाषाण कालीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, कौन से स्थान में क्या प्राप्त हुआ। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल को दो भाग में बांटा गया, तभी हमने कहा। तो देखिए नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल आपका कहां कहां से मिला, तो नवपाषाण काल में अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल जो बुरहादी, बरजू, रोरो नदी के किनारे, चाईबासा, बुरुहातु, इन सारे जगहों से हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य और प्रमाण मिले। कहां कहां से, बुरहादी, बुरहादी में मिला है, और कहां मिला है, बुरजू, बुरहादी, बुरजू, रोरो नदी, ये कहां पे है, तो चाईबासा में है, चाईबासा। और कहां मिला है, तो बुरुहातु में, ठीक है, बुरुहातु। यहां से नवपाषाण कालीन क्या मिले हैं, तो यहां से नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए यहां से, तो पत्थर के सेल्ट, और क्या मिला है, स्लेट पत्थर की छेनी, स्लेट पत्थर की छेनी मिला है, स्लेट पत्थर की छेनी मिला है। प्रस्तर चाकू मिला है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं, इसमें ज्यादातर चीजें पॉलिशदार हुआ करती, पॉलिशदार है ना, ये जो आपका स्लेट पत्थर की छेनी है ना, ये पॉलिशदार हुआ करती थी, ठीक है। ये कहां से मिला, तो बुरहादी, बुरजू, रोरो नदी के किनारे, तो रोरो नदी हो गया आपका चाईबासा में, और बुरुहातु, यहां से हमें क्या मिला है, तो नवपाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं। तो साक्ष्य में क्या मिले हैं, तो पत्थर के स्लेट, पत्थर की छेनी, ये पॉलिशदार मिले हैं, ठीक है, पॉलिशदार। प्रस्तर
चाकू मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के बारे में चल जाएंगे। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अब जो है ताम्र पाषाण काल का हमें कहां कहां से साक्ष्य मिला है, तो दरगामा और बसिया, दरगामा और बसिया से मिले हैं। कहां से मिले हैं, तो दरगामा, दरगामा से मिले हैं और बसिया, दरगामा और बसिया से हमें ताम्र पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या मिले हैं अगर बोलेंगे तो तांबे का स्लेट तथा तांबे एवं लोहे की आरी, लोहे एवं तांबे की आरी, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का स्लेट, समझ रहे होंगे आप लोग। तो चलिए इसमें क्या क्या इसको लिख लेते हैं। तांबे का स्लेट, लोहे और तांबे के आरी, तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे लोहे और तांबे की आरी मिली है, तांबे के स्लेट मिली है। तो ये हमारे हो गए दरगामा और बसिया में ताम्र पाषाण काल के प्रमाण मिले। झारखंड के जो जगह है दरगामा और बसिया, दरगामा और बसिया से क्या मिले हैं, ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, क्या क्या मिला है, तो तांबे के स्लेट, लोहे और तांबे की आरी, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। अगर आपसे यहां से कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप लोग आराम से उत्तर दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कहां से क्या चीज प्राप्त हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए 1 नंबर आप लोग सिक्योर कर लेंगे अगर इस चीज को अच्छे से याद कर लेंगे तो। आई होप आई आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। तो चलिए अब हम लोग प्राचीन इतिहास की ओर थोड़ा सा बढ़ेंगे। ये तो पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र काल, इसके बारे में चर्चा कर लिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन काल में देखिए, प्राचीन काल में झारखंड का क्या महत्व रहा है, झारखंड का क्या उल्लेख रहा है, इसी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्राचीन काल में छोटा नागपुर एक पूर्ण वन क्षेत्र था। प्राचीन काल में छोटा नागपुर क्या हुआ, एक पूर्ण वन क्षेत्र था। सघन वनों एवं पहाड़ियों से परिपूर्ण यह क्षेत्र, संपूर्ण वन एवं पहाड़ियों से परिपूर्ण था। यह क्षेत्र जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, यह संपूर्ण क्षेत्र किससे भरा हुआ था, जंगलों और पहाड़ों से भरा हुआ था। इस क्षेत्र में कैमूर और बिंद की पहाड़ी से घिरा हुआ था। किस पहाड़ी से, तो कैमूर और बिंद की पहाड़ी से यह छोटा नागपुर क्षेत्र घिरा हुआ था। ठीक है ना। वनों और पर्वतों की बहुलता ने ही आदिम जनजातियों को यहां बसने के लिए आकर्षित कर दिया। वनों मतलब जंगलों की और पहाड़ियों की जो अधिकता थी, इसी की वजह से आदिम जनजातियों को यहां बसने के लिए आकर्षित किया। मतलब इन लोगों को खींचे चले आए। ये लोग यहाँ बहुत जंगल से भरा हुआ था, पहाड़ियों से भरा हुआ था, है ना। पर्वतों की बहुलता ने ही आपके आदिम जनजातियों को यहां बसने के लिए आकर्षित कर लिया था। देखिए अब यहां पे सबसे पहले कौन सी जनजाति रहा करते थे। आपका छोटानागपुर जो क्षेत्र था या आपका झारखंड का जो क्षेत्र है, यहां पे कौन सी जनजाति सबसे पहले रहा करते थे। तो अगर हम बात करें सबसे प्राचीन जनजातियों के बारे में, तो सबसे प्राचीन 3 जनजातियां जो है वो झारखंड में निवास करते थे। प्राचीन 3 जनजातियां हैं। 3 जनजाति क्या है, असुर, खड़िया और बिरहोर। 3 प्राचीन जनजातियां हैं झारखंड के 3 प्राचीन जनजातियां। 3 जनजातियां क्या क्या है, तो पहले असुर, असुर के बाद क्या हो जाएगा, खड़िया।
खड़िया और बिरहोर। बिरहोर, बिरहोर, ये बिरहोर शब्द जो है ना, ये बिरहोर शब्द संथाली के बीरहोड़, बीरहोड़ मतलब बीर मतलब जंगल, होड़ मतलब रहने वाले, बिरहोर, ठीक है, इससे आया हुआ है। आप लोग समझ रहे होंगे। तो जब आप झारखंड में सबसे पहले 3 प्राचीन जनजातियां रहा करती थी, वो 3 प्राचीन जनजातियां असुर, खड़िया और बिरहोर थी, ठीक है। इसके बाद कोरबा जनजाति तथा कोरबा के बाद मुंडा, उरांव, हो आदि जनजातियां आकर झारखंड क्षेत्र में बस गई। सबसे पहले 3 थी, असुर, खड़िया, बिरहोर, और इसके बाद आपका आ जाती है बाकी जितने भी जनजातियां हैं वो बाद में, जैसे कोरबा जनजाति है वो इसके बाद आती है, फिर मुंडा आते हैं, उरांव आते हैं, हो आते हैं, ये सारे झारखंड में आना शुरू करते हैं, है ना। ठीक है, तो अब जो हो गया आपका कि यहां पे बाकी जनजातियां झारखंड में असुर, खड़िया और बिरहोर के बाद आकर बसी है। उसके पहले यहां पे कोई भी और जनजातियां नहीं रहा करती थी, है ना। अब देखिए कुछ चीजें और आ जाता है कि इसके बाद झारखंड में बसने वाली जनजातियों में चेरो, खरवार, भूमिज और संथाल थे। चेरो, खरवार, भूमिज और संथाल बाद में थे। इसके बाद कौन आए? असुर के बाद, इसके बाद कौन आए? तो इसके बाद आता है कोरबा। कौन आया था? तो कोरबा आया। कोरबा के बाद कौन आ गया? तो कोरबा के मुंडा, उरांव, हो। कोरबा, मुंडा, उरांव और हो आता है। और ये मुंडा, कोरबा, मुंडा, उरांव, हो आने के बाद कौन आता है? इसके बाद आ जाता है आपका चेरो, खरवार, भूमिज और संथाल। चेरो, खरवार, भूमिज और संथाल। संथाल आप लोग समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले असुर, खड़िया, बिरहोर, कोरबा, मुंडा, हो, चेरो, खरवार, भूमिज और संथाल। इस तरह से पढ़ा है। पहले ये लोग थे, फिर ये आए, फिर ये आए झारखंड में, है ना। इसमें एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि असुर झारखंड के निवास करने वाले सबसे प्राचीन आदिम जनजाति थी। असुर जो है, असुर झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति, ठीक है ना। असुर झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति है, प्राचीन आदिम जनजाति थी, है ना। झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति कौन थी? तो असुर, ठीक है, जिसका काम था लोहे गलाना। जिनका काम क्या था? लोहे गलाना। इनका जो पेशा था लोहा गलाना, असुर का पेशा था। क्या था असुर लोगों का पेशा? तो लोहा गलाना, लोहा गलाना, ठीक है, लोहा गलाना, ठीक है। बहुत सारे असुरगढ़ से हमें इसका प्रमाण मिला है। बहुत सारे जो असुरगढ़ मिले हैं जहां पर असुर लोहा गला के काम करते थे, तो बहुत सारे असुरगढ़ से इसका क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। ये जो है निर्माण कला में भी निपुण हुआ करते थे, ठीक है। इसका काम था लोहे गला के, इसका आजीविका चल था। और ये आपका जो है असुरगढ़ से इसका प्रमाण मिला है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारी जो उत्तर वैदिक काल, ठीक है, नवपाषाण काल से लेके उत्तर वैदिक काल तक असुर जनजाति इस क्षेत्र में प्रवास करते थे। मतलब छोटानागपुर के क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में नवपाषाण काल से लेके कब तक? तो नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक असुर जनजाति इस क्षेत्र में रहा। ये लोग भवन निर्माण में भी बहुत ही निपुण होते हैं। भवन निर्माण में क्या होते हैं? बहुत ही निपुण होते हैं, ठीक है ना।
तो असुर जनजाति क्या होते हैं, भवन निर्माण में निपुण होते हैं, भवन निर्माण में भी निपुण होते हैं। असुर गणों के अवशेष से आज ये पता चलता है, असुरगढ़ का जो अवशेष है, इन सारे अवशेषों से आज पता चलता है ये लोग निर्माण कला में भी निपुण थे। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि जो असुर जनजाति है, असुर संस्कृति का विनाश, असुर संस्कृति का विनाश, असुर संस्कृति का विनाश, ठीक है, असुर संस्कृति का विनाश कब हुआ, तो असुर संस्कृति नष्ट किया गया किनके द्वारा, तो मुंडा लोगों के द्वारा। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि मुंडा लोगों के द्वारा, मुंडा लोगों के द्वारा, ठीक है, कि असुर संस्कृति का जो विनाश, असुर संस्कृति जो नष्ट हो गया वो मुंडा लोगों के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया। मुंडा लोग जो है रोहतासगढ़ होते हुए छोटानागपुर क्षेत्र में बस गए। मुंडा कहां से आए, ये जो मुंडा है, ये मुंडा रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर में आकर बस गए, में आकर बस गए, ठीक है। मुंडा लोग जो है रोहतासगढ़ होते हुए कहां पे आ गए, तो रोहतासगढ़ होते हुए बोले छोटा नागपुर में आकर बस गए। प्रथम सदी में ऐतिहासिक नागवंश की स्थापना में इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मुंडा लोगों ने, यही जो मुंडा लोग है, इसी मुंडा लोगों के द्वारा, मुंडा लोगों के द्वारा क्या, नागवंश है ना, नागवंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था प्रथम सदी में, प्रथम सदी। ये नागवंश कब आया, तो ये नागवंश आया था प्रथम सदी में, प्रथम सदी में, ठीक है, प्रथम सदी में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जा रही है क्योंकि हम पूरी डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, है ना। ये आपकी सारे कंपटीशन, जेएसएससी एंड जेपीएससी सारी कंपटीशन में काम आएगा। अगर उसको ध्यान से पढ़ते निश्चित तौर से आप लोगों को लाभ होगा। यहां तक समझ गए। तो ये मुंडा लोग नागवंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी छोटी सी बात यहाँ पे आ जाती है। ऐसा कहा जाता है ये जो मुंडा है ना, ये जरासंध से संबंध रखते थे। महाभारत में जो एक किरदार था जरासंध, तो जरासंध से संबंध रखते थे, और ये मुंडा लोगों ने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में मुंडा लोगों ने क्या किया था, भाग लिया था। ये लोग कौरव सेना में सम्मिलित थे। किस सेना में, कौरव, मतलब दुर्योधन की जो सेना थी कौरव सेना में सम्मिलित थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ऐसा माना जाता है, उसके रिपोर्ट के अनुसार, कि जो मद्रा मुंडा थे, कौन थे, ये मद्रा मुंडा, हमने कहा ना अभी, ये नागवंश की स्थापना में मुंडाओं का महत्वपूर्ण भूमिका था। तो ये मद्रा मुंडा जो थे, मद्रा मुंडा ने किसको मुंडाओं का नेता बना दिया, तो मद्रा मुंडा ने सूतिया पाहन को, किसको, सूतिया पाहन को मुंडाओं का नेता बना दिया। और सूतिया पाहन आगे जाके सूतिया नागखंड का स्थापना करता है, और सूतिया नागखंड के बाद ही नागवंश की स्थापना होती है, ठीक है। सूतिया नागखंड के स्थापना के बाद ही नागवंश की स्थापना में सहयोग किया था मुंडाओं ने, ठीक है। तो यहां पे एक छोटी सी टॉपिक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग। मद्रा मुंडा, मद्रा मुंडा, मद्रा मुंडा ने क्या किया था, सूतिया पाहन को, सूतिया पाहन को, सूतिया पाहन को
मुंडाओं का नेता नियुक्त किया था, मुंडाओं का नेता नियुक्त किया था। और यही जो आपका सूतिया पाहन है, सूतिया पाहन, सूतिया पाहन के द्वारा सूतिया नागखंड का स्थापना हुआ। इसी के द्वारा स्थापना हुआ, मतलब सूतिया पाहन के द्वारा ही सूतिया नागखंड का स्थापना हुआ था। और यही मुंडाओं के द्वारा नागवंश का स्थापना में सहयोग किया था। मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में सहयोग किया था। मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में सहयोग किया था, सहयोग किया था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, कि मदरा मुंडा ने सूतिया पाहन को मुंडाओं का नेता बनाया और सूतिया पाहन आगे चलकर सूतिया नागखंड नामक अपना जो सूतिया नागखंड का स्थापना करता है। ठीक है, सूतिया नागखंड का स्थापना करता है और आगे चलकर मुंडाओं के द्वारा ही नागवंश की स्थापना में सहयोग किया जाता है। यहां तक हम लोग मुंडा के बारे में जाने। ये हमें कहां से पता चलती है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कहां से पता चलती है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ये जो चीज हमने आपको बताया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, इसी को मान्यता दिया गया, इसको माना गया है। अब आगे आ जाएंगे हम लोग उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति का जो संबंध है, तो उरांव जनजाति द्रविड़ माना जाता है। उरांव जनजाति का संबंध किससे माना जाता है? द्रविड़ से माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि दक्षिण भारत से ऐसे माना जाता है कि दक्षिण भारत से आकर झारखंड के निवास करने वाले जनजाति हैं, ठीक ना। ये सर्वप्रथम रोहतास की पहाड़ी क्षेत्रों से आकर बसे हैं, रोहतास के पहाड़ी क्षेत्रों में आकर बसे। द्रविड़ से इसका संबंध स्थापित होने का आधार भाषाई है। द्रविड़ से उरांव जनजाति का जो संबंध है, संबंध स्थापित होने का मुख्य आधार क्या है? भाषाई है। क्योंकि इनका जो उरांव के द्वारा कुड़ुक भाषा बोला जाता है और कन्नड़ में बहुत सी समानताएं हैं। कुड़ुक और कन्नड़ में बहुत सी समानताएं हैं। इसी वजह से उरांव जनजाति का जो संबंध है वो द्रविड़ से जोड़ा जाता है। इनका संबंध भाषाई आधार पर जोड़ा गया है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं उरांव, ठीक है। उरांव जनजाति जो है, उरांव जनजाति किससे संबंध रखता है? तो द्रविड़ से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? द्रविड़ से इसका संबंध क्यों है? तो द्रविड़ से इसका संबंध भाषाई है। द्रविड़ से उरांव का संबंध भाषाई आधार पर है। किस पर? भाषाई आधार पर है, ठीक है। उरांव लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? उरांव के द्वारा कुड़ुक भाषा बोला जाता है। कुड़ुक भाषा बोला जाता है, जिसकी समानता कुड़ुक भाषा द्रविड़ के कन्नड़ भाषा से मेल खाती है। द्रविड़ के कन्नड़ भाषा
द्रविड़ के जो कन्नड़ भाषा में समानता पाई जाती है, कन्नड़ भाषा में समानता पाई जाती है। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका जो उरांव जनजाति को द्रविड़ भाषा परिवार से, आपका जो कुडुख भाषा है ये द्रविड़ भाषा परिवार से माना जाता है, क्योंकि इनका जो द्रविड़ का जो कन्नड़ भाषा है इनसे कुडुख भाषा क्या होती है, समानता पाई जाती है। ठीक है, मुंडाओं को जो खेती करना है ना, ये उरांव लोगों ने ही सिखाया था। ठीक है, उरांव जनजाति के लोगों ने ही मुंडाओं को क्या कराया था, खेती करना सिखाया था। खेती, मुंडा लोगों को खेती, मुंडा लोगों मतलब मुंडा जनजाति को, ठीक है, मुंडा लोगों को खेती किसने सिखाया था, खेती करना किसने सिखाया था, उरांव लोगों ने सिखाया था। ठीक है, उरांव जनजाति के द्वारा सिखाया गया था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि मांस खाने का जो प्रवृत्ति है उरांव का, तो ये मुंडा लोगों ने इनको सिखाया है। ठीक है, मांस खाना इसके प्रभाव में सीखा है, मुंडा लोगों के प्रभाव में सीखा, मुंडा जनजाति के प्रभाव में सीखा है। और मुंडा जनजाति को जो खेती करना किसने सिखाया है, तो खेती करना आपके उरांव जनजाति के द्वारा सिखाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग जानेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति की बहुलता है, किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति की बहुलता है, मतलब कौन एरिया में मुंडा ज्यादा पाए जाते हैं, उरांव पाए जाते हैं, संथाल पाए जाते हैं, है ना। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जिसने नहीं लिखा इसको लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुलता के आधार पर अगर हम बात करें, किसके आधार पर, बहुलता के आधार पर, मतलब कहां पे कितने लोग, कौन सी जनजाति ज्यादा पाई जाती है, तो बहुलता के आधार के दृष्टिकोण से छोटा नागपुर में मुंडा और उरांव, छोटा नागपुर में क्या मिलता है, छोटा नागपुर में कौन सी जनजाति ज्यादा मिलता है, तो मुंडा और उरांव। ठीक है, छोटा नागपुर में, यह हो गया बहुलता के आधार पर। बहुलता कहां पे कितनी बहुलता है, बहुलता के आधार पर। ठीक है, हमने क्या कहा, बहुलता कहां पे कितने लोग ज्यादा रहते हैं। तो छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, कौन लोग रहते हैं, तो छोटा नागपुर में मुंडा और उरांव रहते हैं। दूसरा आता है पलामू में कौन रहते हैं, पलामू में बिरजिया पलामू में बिरजिया रहते हैं। ठीक है, मानभूम में भूमिज, मानभूम पुरुलिया क्षेत्र जो है, मानभूम में भूमिज। ठीक है, भूमिज विद्रोह पढ़ाए हैं, फर्स्ट क्लास सबसे पहला हम लोग का जो क्लास है भूमिज, झारखंड के विद्रोह से रिलेटेड वो वीडियो अपलोड है हमारे, है ना, उसको देख लीजिए, कब कौन सा आंदोलन और विद्रोह हुआ, आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगा, है ना। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। साथ ही ये हमारी पार्ट 2 है, पार्ट 1 को देखें, बहुत ही मजा आएगा आपको। झारखंड से रिलेटेड कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मानभूम आपका पुरुलिया वाले क्षेत्र को मानभूम बोला जाता है। ठीक है, तो मानभूम में कौन से जनजाति रहते थे, मानभूम में भूमिज, सिंहभूम व हजारीबाग, सिंहभूम व हजारीबाग, सिंहभूम और हजारीबाग में कौन रहते थे, हो जनजाति रहते थे, जनजाति। ये सारे क्या है, सारे जनजाति है, भूमिज जनजाति है। ठीक है ना, मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, बिरजिया जनजाति, ये जनजाति हो जनजाति रहते थे सिंहभूम व हजारीबाग क्षेत्र में। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 8वीं से 12वीं सदी में हजारीबाग में संथाल जनजाति अधिक थी। 8वीं से 12वीं सदी तक, 8वीं से 12वीं सदी तक हजारीबाग में
संथाल जनजाति अधिक रहा करती थी, अधिक रहा करती थी, है ना। संथाल जनजाति 8वीं से 12वीं सदी तक संथाल जनजाति सबसे ज्यादा कहां रहा करती थी? तो हजारीबाग में रहा करती। किस क्षेत्र में रहा करती थी? तो हजारीबाग क्षेत्र में रहा करती थी। ब्रिटिश काल में संथाल परगना क्षेत्र में संथाल को लाकर बसाया गया है। ब्रिटिश काल में, किस काल में? तो ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में संथालों को संथाल परगना में लाकर बसाया गया है, लाकर बसाया गया है। ठीक है, संथाल परगना में संथाल को कब लाया गया? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा उन लोगों को लाया गया। लेकिन 8वीं से 12वीं सदी तक हजारीबाग क्षेत्र में संथाल की बहुलता सबसे ज्यादा थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लिया है ना। ये जो आपका पलामू क्षेत्र है ना, ये पलामू, चलिए काफी जगह है, कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, पलामू में अभी जैसे बिरजिया है, बहुलता, बिरजिया की बहुलता ज्यादा है। जब ये 8वीं से 12वीं सदी तक, 8वीं से 12वीं सदी कहां पे? पलामू में। 8वीं से 12वीं सदी तक यहां पे कौन से थे? किस जनजाति की ज्यादा बहुलता थी? तो चेरो और खरवार की जनसंख्या अधिक थी। चेरो और खरवार, चेरो और खरवार की अधिकता थी, अधिकता थी। ठीक है, तो पलामू में अभी बिरजिया सबसे ज्यादा रहते हैं और 8वीं से 12वीं सदी में चेरो और खरवार की अधिकता कहां पे थी? तो पलामू क्षेत्र में थी। आई होप आप लोग बहुलता के आधार पर जो भी जनजाति कहां पे रहते हैं इसको आप लोगों को पता चल गया हो, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए एबी एकेडमी दुमका को सब्सक्राइब करें। एबी एकेडमी दुमका आपको संपूर्ण तैयारी की गारंटी देती है। हमारे साथ बने रहें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। हमारे लगातार रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।